गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सीजीएस कोचिंग। सभी बच्चे जल्दी से कनेक्ट हो जाएंगे। एक बार सेशन को शेयर जरूर कर देंगे। जल्दी से कनेक्ट हो जाइए सभी बच्चे। सेशन को एक बार शेयर जरूर कर देंगे सभी बच्चे। और बच्चों जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज का हमारा सेशन जो है कौटिल्य पर आधारित है। कौटिल्य जो कि भारतीय राजनीतिक विचारक हैं। क्योंकि हम पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहे हैं इसलिए हम कौटिल्य के पॉलिटिकल थॉट को देखेंगे और उसमें हमारा फोकस रहेगा। सबसे पहले हम उनकी थोड़ी सी बायोग्राफी समझेंगे और कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड समझेंगे। उसके बाद हम जो कौटिल्य का सप्तांग थ्योरी है, सप्तांग सिद्धांत है, उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा उन्होंने मंडल सिद्धांत भी दिया है, उसे हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आज हम जो है सप्तांग जो सिद्धांत है, सप्तांग थ्योरी है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और जो एक समराइज वे में कौटिल्य के बारे में आप सबको एज अ स्टूडेंट आप तैयारी कर रहे हैं, तो एज अ स्टूडेंट आपको जो चीजें पता होनी चाहिए वो चीजें मैं बताने की कोशिश करूंगा। आपको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें डिलीवर कर पाऊं, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। नीलम सैनी जी, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। सेशन को देखिए, आप लोग शेयर नहीं करते, शेयर जरूर कर दिया करो। क्लास चल रही है तब भी शेयर किया करो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में। और क्लास कंप्लीट होने के बाद भी आराम से आप अलग अलग ग्रुप्स में सेशन को शेयर कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जिन बच्चों को नहीं पता है कि ऐसा स्पेशल सेशन चल रहा है उन तक ये जानकारी पहुंच जाएगी। तो कम से कम आज वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं लाइव, तो अगली बार से कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है नीलम जी, बहुत अच्छी बात है। आप सिंसियर हो, रेगुलर आते हो, वेरी गुड। नीलम जी, आप किसकी तैयारी कर रहे हो? आप पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से लेकर किसकी तैयारी कर रहे हो? कौन सा एग्जाम को टारगेट कर रखा है आपने? चलिए आप बताते रहिए, हम बिना कुछ देरी किए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, कौटिल्य के बारे में अगर बेसिक चीजें जानना है, कौटिल्य के बारे में बेसिक चीजें जानना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कौटिल्य का जो बर्थ है वो 350 बीसी के आसपास हुआ है। और इन्हें चाणक्य और विष्णुगुप्त, चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। बेटा ये चीज याद रखनी है आपको, चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है इनको। तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन अपने माइंड में नहीं रखना है कि चाणक्य अगर नाम आ जाए या विष्णुगुप्त नाम आ जाए तो वो कौटिल्य ही है। ठीक है, अब इनके कंटेम्प्रेरी टाइम में देखे जाए तो अलेक्जेंडर का रूल चलता था। अलेक्जेंडर, आप जानते हैं अलेक्जेंडर को शिक्षा, अलेक्जेंडर को शिक्षा जो है किसने दी? एरिस्टोटल ने दी, अरस्तु ने दी, जो कि एंशियंट ग्रीक पॉलिटिकल थिंकर हैं। एंशियंट ग्रीक पॉलिटिकल थिंकर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें सुकरात, प्लेटो और अरस्तु आते हैं। तो अरस्तु ने जो है पॉलिटिक्स से संबंधित और जो भी उनका ट्रेनिंग थी वो अलेक्जेंडर को अरस्तु ने दी एजुकेशन के मामले में। ठीक है ना, तो अरस्तु जो है टीचर थे अलेक्जेंडर के, और अलेक्जेंडर इन्हीं कौटिल्य के टाइम पे थे। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पे जो इनका अध्ययन हुआ, जो इनकी शिक्षा दीक्षा हुई बेटा, वो शिक्षा दीक्षा हुई तक्षशिला यूनिवर्सिटी में। नीलम सैनी जी जवाब दे रहे हैं सर पीजीटी का, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो इनकी जो स्टडी हुई है बेटा वो तक्षशिला विश्वविद्यालय में हुई है, अब ये इंडिया में नहीं है। और बाद में वहीं पर टीचिंग करने लगे है। पहले उन्होंने शिक्षा हासिल की, फिर वहां पर टीचिंग करने लगे। ठीक है, इसके बाद ये पाटलिपुत्र चले गए, इसके बाद ये पाटलिपुत्र चले गए और वहां पर रहने वाले लोगों पर इनका काफी प्रभाव था। तो उन लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी बेटा, एक संस्था हुआ करती थी जिसका नाम था सुंगा, जिसका नाम था सुंगा। ये सुंगा जो ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, ये काम क्या करती थी? ये गरीबों की मदद करती थी, जो गरीब व्यक्ति थे उनकी हेल्प करती थी। तो सुंगा जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसका हेड इन्हें बना दिया गया पाटलिपुत्र में। ठीक है, याद रखेंगे। अब जो पाटलिपुत्र है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र जो है मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। इतिहास में आप मुझसे बेटर जानते हैं।
तो जो पाटलिपुत्र है वो राजधानी हुआ करती थी मगध एम्पायर की, और मगध एम्पायर का रूलर था धनानंद। मगध एम्पायर का रूलर कौन था? धनानंद। प्रियंका ठाकुर, वेरी गुड आफ्टरनून जी, वेरी गुड आफ्टरनून। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आप तैयारी करते रहिए, अपने लक्ष्य को अचीव कीजिए, यही सीजीएस की अपेक्षा है आपसे। ठीक है, हमारे सेशंस आपके लिए हेल्पफुल साबित हो, यही हमारी कोशिश है। तो बेटा पाटलिपुत्र, चाणक्य जो है पाटलिपुत्र चले गए थे, और पाटलिपुत्र जो है राजधानी थी मगध एम्पायर की, और मगध एम्पायर के रूलर थे उस समय धनानंद। और धनानंद और चाणक्य, इनका कोई मेलजोल नहीं होता था आपस में विचारों का। तो जो है चाणक्य ने जो है एक तरह से चैलेंज कर दिया, और मगध साम्राज्य, मगध एम्पायर को बोला, यानी कि धनानंद को बोला कि मैं आपके एम्पायर को खत्म कर दूंगा, आई विल डिस्ट्रॉय योर एम्पायर, मैं आपके एम्पायर को खत्म कर दूंगा। और तक्षशिला विश्वविद्यालय से पढ़ के आए थे ये, हम जान चुके हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व की पहली यूनिवर्सिटी मानी जाती है, विश्व की पहला विश्वविद्यालय माना जाता है। ठीक है बेटा, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, बेसिक इंफॉर्मेशन है? आगे चलते हैं। अब देखिए चंद्रगुप्त, जो चंद्रगुप्त थे, अब यहां पे आप समझने वाली बात यह है कि चाणक्य ने धनानंद, मगध एम्पायर को चैलेंज तो कर दिया कि मैं आपके एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, लेकिन तभी उनकी मुलाकात हुई चंद्रगुप्त से। चंद्रगुप्त से मुलाकात हुई, और चंद्रगुप्त जो है मौर्यन एम्पायर के थे, मौर्य वंश के थे। तो जो चाणक्य थे उन्होंने स्टेट क्राफ्ट की ट्रेनिंग, राज्य से संबंधित ट्रेनिंग, और आर्ट ऑफ वॉर, आर्ट ऑफ वॉर, उसकी ट्रेनिंग जो है किसको दी? चंद्रगुप्त को दी, क्योंकि चाणक्य की मुलाकात चंद्रगुप्त से हुई। चंद्रगुप्त को चाणक्य ने आर्ट ऑफ वॉर, यानी कि युद्ध की कला क्या होती है, और स्टेट क्राफ्ट, स्टेट क्राफ्ट अर्थशास्त्र के हम बारे में हम जानेंगे। जो इनकी रचना है अर्थशास्त्र, वो मेनली स्टेट क्राफ्ट से संबंधित है। अर्थशास्त्र नाम से आप ये कंफ्यूज मत होइए कि ये इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स नहीं है, ये जो है स्टेट क्राफ्ट से संबंधित किताब है, राज्य शासन व्यवस्था, इससे संबंधित ये किताब है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त से जी मुलाकात हुई चाणक्य की, और चंद्रगुप्त जो है मौर्यन एम्पायर के थे। तो चंद्रगुप्त को चाणक्य ने ट्रेनिंग दी, स्टेट क्राफ्ट सिखाया, आर्ट ऑफ वॉर सिखाया, और इस तरीके से रिजल्ट भी उनका पॉजिटिव रहा जैसा वो सोच रहे थे। चंद्रगुप्त ने जो है मगध एम्पायर को खत्म करके उसकी जगह पर मौर्यन एम्पायर की स्थापना कर दी। ठीक है, और मगध एम्पायर को उखाड़ फेंका। ठीक है, अब इनकी एक किताब है फेमस, वो जिसको हम कहते हैं अर्थशास्त्र, जिसकी मैं अभी जिक्र कर रहा था, अर्थशास्त्र। ये किताब बेटा पहली बार इसकी खोज हुई थी 1904 में, पहली बार इसकी खोज हुई थी 1904 में। ठीक है, 1904 में पहली बार अर्थशास्त्र किताब को खोजा गया, और इसके बाद दोबारा से इसकी रीडिस्कवरी हुई, दोबारा से इसको खोजा गया 1905 में। 1905 में खोजा गया, किसके द्वारा? रुद्रपतना के द्वारा, जो कि लाइब्रेरियन थे मैसूर ओरिएंटल लाइब्रेरी में। मैसूर ओरिएंटल लाइब्रेरी नाम की जो लाइब्रेरी थी, उसमें जो लाइब्रेरियन का काम करते थे रुद्रपतना, उन्होंने इसको रीडिस्कवर किया 1905 में, और ट्रांसलेट किया इंग्लिश लैंग्वेज में। इसके बाद यहां जो है जर्मन लैंग्वेज में किसने ट्रांसलेट किया इसको? जर्मन लैंग्वेज में जैकोबी ने किया 1909 में इसको ट्रांसलेट। ठीक है, तो ये चीजें याद रखनी है। अब बात अगर अर्थशास्त्र की हो रही है तो बेटा ये कई चीजों से मिलकर बनी है। इट कंसिस्ट, इनमें 15 किताबें थी, अर्थशास्त्र बुक है, उसके अंदर 15 किताबें हैं, और 150 चैप्टर्स हैं, यानी कि अध्याय हैं, और 128 टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो 15 बुक, 150 चैप्टर, और 180 जो है टॉपिक, तो इन सब से मिलकर बना है अर्थशास्त्र। आगे चलते हैं। अब जो 15 किताब थी बेटा अर्थशास्त्र में, जो मैंने अभी जिक्र किया 15 किताब थी, उसमें से शुरुआत की जो 5 किताब थी,
शुरुआत की जो 5 किताब थी वो मेनली किससे संबंधित थी? इंटरनल मैटर ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य के आंतरिक मामले से संबंधित जो चीजें थी, जो बातें थी, वो शुरुआत की पहले से लेकर 5वीं तक की किताब में लिखे गए हैं। 15 किताबों में से जो शुरुआत की 5 किताबें हैं वो इंटरनल मैटर ऑफ स्टेट से डील करती हैं, और जो 6 से लेकर 13 तक की किताबें हैं, मतलब 5 के बाद 6वीं से लेकर 13वीं तक की जो किताबें हैं वो एक्सटर्नल मैटर ऑफ स्टेट से डील करती हैं, राज्य के बाहरी मामलों से संबंधित जो है बातें करती हैं। और जो 14वीं और 15वीं जो किताब है उसमें अन्य जो मामले हैं राज्य को चलाने के लिए, गवर्न करने के लिए, स्टेट प्रशासन के लिए, उससे संबंधित चीजें 14वें नंबर की किताब और 15वें नंबर की किताब में मेंशन है। अब देखिए, अर्थशास्त्र के अंदर जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट होते हैं, सरकार के जो विभाग होते हैं, उनको क्लासिफाई करके 34 कहा गया है। अर्थशास्त्र किताब के अंदर जो सरकार के विभाग होते हैं, अगर हम इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इन द कंटेस्ट ऑफ इंडिया, तो इंडियन गवर्नमेंट के व्याप पर अगर देखा जाए तो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड कम्युनिकेशन, तो बहुत सारे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज, तो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो अर्थशास्त्र में भी सरकार के विभागों की जानकारी दी गई है और वहां पर सरकार के विभागों को क्लासिफाई करके, वर्गीकृत करके 34 भागों में बताया गया है। ठीक है। अब अर्थशास्त्र का संबंध जो है दंड शास्त्र से है। अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र बिलोंग्स टू दंड शास्त्र, और दंड शास्त्र को ही नीति शास्त्र कहते हैं बेटा। ठीक है, दंड शास्त्र को ही नीति शास्त्र कहते हैं। अब अर्थशास्त्र का जो मेन फोकसिंग एरिया है, मुख्य केंद्र बिंदु क्या है? अर्थशास्त्र का मुख्य केंद्र बिंदु है बेटा स्टेट क्राफ्ट। स्टेट क्राफ्ट जो है अर्थशास्त्र का मुख्य केंद्र बिंदु है। इसके अलावा अर्थशास्त्र ने जो है धर्म की बात भी की है। धर्म इन द सेंस लॉ एंड ऑर्डर। धर्म यहां कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं है। धर्म का मतलब है लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, आई होप क्लियर होंगी यहां तक चीजें। अब कौटिल्य ने डिफाइन किया है कि स्टेट क्राफ्ट एज अ अर्थशास्त्र। कौटिल्य ने स्टेट क्राफ्ट को अर्थशास्त्र बोला है, अर्थशास्त्र को स्टेट क्राफ्ट बोला है। ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे कि अर्थशास्त्र का जो मुख्य केंद्र बिंदु है वो क्या है? स्टेट क्राफ्ट है। अपार्ट फ्रॉम स्टेट क्राफ्ट देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग विच आर मेंशन्ड इन अर्थशास्त्र लाइक धर्म। धर्म मतलब लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, तो जब कौटिल्य ने डिफाइन किया है कि स्टेट क्राफ्ट जो है अर्थशास्त्र है, और यहां अर्थ का मतलब क्या होता है, मैं दूसरे कलर का पेन यूज करता हूं। अर्थशास्त्र में अर्थ का मतलब क्या होता है, जिसका मीनिंग है बेटा मटेरियल वेलबींग। मटेरियल वेलबींग भौतिकवादी चीजें लाइक संपत्ति, प्रॉपर्टी, पैसा, मनी, ये भौतिकवादी चीजें मटेरियल वेलबींग। मटेरियल वेलबींग का मतलब, अर्थ का मतलब है मटेरियल वेलबींग। ठीक है, तो मटेरियल वेलबींग ऑफ पीपल, लोगों की जो भौतिकवादी चीजें हैं। और अगर देखा जाए कि कौटिल्य के अनुसार जो राजा होगा, कौटिल्य के अनुसार जो राजा होगा उसका बेटा मुख्य उद्देश्य क्या होगा? उसका मुख्य उद्देश्य होगा कि वो लोगों की मटेरियल वेलबींग को सिक्योर करके चले, सुरक्षित करके चले, उनको सुरक्षा प्रदान करे, उनकी मटेरियल वेलबींग, उनकी जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं उनको कोई नुकसान न पहुंचे। क्योंकि उन्होंने कहा है, कौटिल्य ने कहा है कि जो लाइफ के 4 गोल बताए गए हैं, जो लाइफ के 4 उद्देश्य, लक्ष्य बताए गए हैं, जैसे कि धर्म, काम, मोक्ष और अर्थ, इन चारों में सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो वो है अर्थ। अर्थ के ऊपर ही ये तीनों डिपेंडेंट हैं, इसलिए अर्थ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अर्थ का मतलब है मटेरियल वेलबींग। ठीक है, अब अर्थ के बाद हम चलते हैं, अर्थ का मतलब है मटेरियल वेलबींग, संपत्ति। अब अर्थ के बाद हम चलते हैं एंशिएंट टाइम में। प्राचीन समय में बेटा क्या होता था? प्राचीन समय में जो लैंड होती थी, जो भूमि होती थी, वही मेन सोर्स होता था मटेरियल वेलबींग का। प्राचीन समय में भूमि ही सब कुछ होती थी। संपत्ति की बात की जाए तो भूमि ही संपत्ति होती थी उस समय। तो प्राचीन समय में लैंड वॉज अ मेन सोर्स ऑफ मटेरियल वेलबींग।
इसीलिए द मेन आइडिया ऑफ अर्थशास्त्र इज हाउ टू एक्वायर लैंड। इसलिए अर्थशास्त्र का मेन आइडिया, मुख्य विचार क्या बन गया कि हाउ टू एक्वायर लैंड, भूमि का अधिग्रहण कैसे किया जाए। ठीक है, भूमि ज्यादा से ज्यादा संग्रहित या अधिग्रहित कैसे की जाए, तो यह लक्ष्य बन गया अर्थशास्त्र का। अब it was natural for state to go for acquiring land and the first land acquired by state is neighboring countries। तो ये जो है यहां क्या कहना चाह रहे हैं कि जो स्टेट के लिए लैंड एक्विजिशन है, स्टेट के लिए लैंड एक्विजिशन है, वो जो है नेचुरल है, वो नेचुरल है, प्राकृतिक है। और सबसे पहली अगर कोई लैंड आती है जिसको एक्वायर किया जा सकता है, वो है पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश, जिनकी बाउंड्री हमसे साझा हो रही है, जिनकी बाउंड्री हमसे शेयर हो रही है, हमसे टच कर रही है। तो वो है पहली लैंड जिसे एक्वायर कर सकते हैं, जिसे एक्वायर कर सकते हैं, यानी कि पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देशों की भूमि, नेबरिंग स्टेट। क्योंकि जो पड़ोसी राज्य होता है वो हमेशा नेचुरल एनिमी होता है, जो पड़ोसी राज्य होता है वो नेचुरल एनिमी कहलाता है। कौटिल्य की अकॉर्डिंग मंडल सिद्धांत में, जो मंडल थ्योरी है, उसमें हम देखेंगे कि पड़ोसी जो होता है वो नेचुरल एनिमी कैसे होता है और दुश्मन का दुश्मन दोस्त कैसे होता है, वो सारी चीजें हम मंडल सिद्धांत में देखेंगे। आज हमारा फोकस है सप्तांग थ्योरी, जिसमें 7 व्यक्तियों की बात की है जो जरूरी है राज्य के लिए। ठीक है, अब यहां देखेंगे कि जो रिलेशन है बेटा, जो दो स्टेट में यानी कि दो देशों में जो रिलेशन होता है ना, वो रिलेशन ऑफ वॉर होता है। क्या होता है? रिलेशन ऑफ वॉर, युद्ध का संबंध होता है। क्योंकि पड़ोसी राज्य है तो दो राज्यों में संबंध कौन सा हुआ? रिलेशन ऑफ वॉर, क्योंकि दुश्मन समझ रहे हैं उसको, उसको दुश्मन समझ रहे हैं, तो भाई युद्ध का संबंधी तो निकला। अब इसलिए अर्थशास्त्र डील करती है आर्ट ऑफ वॉर से, इसलिए अर्थशास्त्र जो है युद्ध की कला से डील करती है, युद्ध की कला की बात करती है, स्टेट क्राफ्ट की बात करती है, इवन धर्मा की भी बात करती है, जिसका मतलब है लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, इसीलिए आर्ट ऑफ वॉर की हमने बात की, इसीलिए अर्थशास्त्र जो किताब है कौटिल्य की, उसे जियो पॉलिटिक्स पर आधारित पहली किताब माना गया है, पहला टेक्स्ट माना गया है। इसीलिए अर्थशास्त्र को जियो पॉलिटिक्स पर आधारित पहला टेक्स्ट माना गया है। और जहां जियो पॉलिटिक्स का मतलब होता है बेटा साइंस ऑफ कैप्चरिंग लैंड, साइंस ऑफ कैप्चरिंग लैंड, भूमि का अधिग्रहण करने का विज्ञान, भूमि अधिग्रहण करने का विज्ञान, भूमि अधिग्रहण करने का तरीका, जियो पॉलिटिक्स। जियो पॉलिटिक्स के ऊपर हम डिटेल में और ज्यादा डिस्कशन करेंगे जब हम इंटरनेशनल रिलेशन वाली यूनिट देखेंगे पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में। ठीक है, अब देखिए कौटिल्य की सप्तांग थ्योरी, कौटिल्य की सप्तांग थ्योरी क्या है? तो देखिए इसमें 7 लोगों की बात की गई है जो स्टेट के लिए जरूरी है, स्टेट प्रशासन को चलाने के लिए जरूरी है। सबसे पहले टॉप पर आएगा भाई किंग, राजा तो राजा है जी, राजा तो राजा है। राजा की कुर्सी के लिए कितनी लड़ाइयां हुई इतिहास में, आज भी रिजल्ट आने वाला है उत्तर प्रदेश का। योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने वाले हैं, आई होप। ठीक है ना, तो सबसे पहले आएगी बेटा बात किंग की, स्वामी जिसे कहते हैं, और किंग के साथ होंगे अमात्या यानी कि मंत्री, दुर्ग यानी कि किला, इसको किला कहेंगे। पहले लोग किला बनाते थे ना, तो ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों पर्पज में वो किला इस्तेमाल होता था। तो पहला अमात्य, दुर्ग और जनपद। जनपद का मतलब होता है बेटा टेरिटरी, क्षेत्र, जहां जनता रहती है और अपने बिजनेस कंडक्ट करती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी करती है। अगला है कोष, कोष का मतलब होता है बेटा खजाना यानी कि ट्रेजरी, ट्रेजरी हो गया। और अगला है बल, बल मतलब आर्मी, पावर, शक्ति। और लास्ट में आ गया मित्र, मित्र मतलब फ्रेंड। तो यहां कौटिल्य की जो सप्तांग थ्योरी है उसमें 7 लोगों की बात की गई है। पहले हैं राजा, दूसरे हैं मंत्री, तीसरा किला, चौथा जनपद, पांचवा कोष और छठवां बल और सातवां मित्र। ये 7 लोगों की बात की गई है कौटिल्य की सप्तांग थ्योरी में। अब यहां किंग के बारे में कुछ बताया गया है कि किंग जो है
सेंटर ऑफ स्टेट होगा। किंग जो है क्या होगा बेटा, व्हाइट पेन लेता हूं, किंग जो है सेंटर ऑफ स्टेट होगा। ये ऐसी पर्सनैलिटी होगी जिसे रिप्लेस करना डिफिकल्ट होगा, मतलब इसकी जगह पर कोई दूसरा बिठा दिया जाए ऐसा करना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि किंग का जो है रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और किंग एक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है यहां पर। दूसरे नंबर पर उन्होंने बात की है कि स्टेट जो है सिस्टम है इंटरडिपेंडेंसी का। स्टेट जो है एक सिस्टम है इंटरडिपेंडेंसी का, एक दूसरे पर सभी डिपेंड है। ये यहां पर सभी एक दूसरे पर डिपेंड है, इसलिए कहा गया है कि किंग जो है एरोगेंट नहीं होना चाहिए, अकड़ू नहीं होना चाहिए, अपनी अपनी नहीं चलाना चाहिए, किंग एरोगेंट नहीं होना चाहिए। और तीसरे नंबर पे बात की है उन्होंने कहा है कि अगर राजा स्ट्रांग है, अगर किंग स्ट्रांग है, इन सब की बात हो रही है ध्यान रखना, इन सब में अगर किंग स्ट्रांग है और इन 6 एलिमेंट में से कोई एक एलिमेंट या कुछ कमजोर हैं, तो स्ट्रांग किंग जो है इनको भी स्ट्रांग बना देगा, इनको भी मजबूत बना देगा। लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है। किंग अगर वीक हुआ, किंग अगर वीक हुआ और ये स्ट्रांग हुए, तो किंग के वीक होने से स्टेट वीक हो जाएगा, आपका देश वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। इसलिए किंग को तो वीक होना ही नहीं है, किंग को तो और बल्कि जो अदर एलिमेंट है उनमें से अगर कोई वीक है तो उसको स्ट्रांग बनाने का काम करना है, ठीक है ना। आगे दूसरा आता है अमात्य। अमात्य का मतलब होता है सीनियर मिनिस्टर, जो आजकल मंत्री बनाए जाते हैं केंद्र सरकार में, रक्षा मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, एविएशन मिनिस्टर, तो वैसे ही है मिनिस्टर। अब इसमें कहा गया है कि किंग को कम से कम 3 अमात्य जो है सोच समझकर सिलेक्ट करने चाहिए, इंटेलिजेंट व्यक्तियों को सिलेक्ट करना चाहिए और अपने मंत्री बनाना चाहिए जिन पर उसे भरोसा हो। 3 क्यों कहा गया है बेटा, क्योंकि यहां ऐसी उम्मीद लगाई गई है कि अगर 3 में से 2 राजा के अगेंस्ट में अगर चले जाते हैं तो कम से कम एक मंत्री तो राजा के साथ देगा, ऐसी उम्मीद की गई है, ऐसी जो है आगे की कोशिश की गई है, ऐसा सोचा गया है कि कम से कम 3 मंत्री होने चाहिए राजा के पास। उनमें से अगर 2 मंत्री भी राजा के खिलाफ चले जाते हैं, अगेंस्ट चले जाते हैं, तो एक मंत्री तो कम से कम उसके साथ होना चाहिए। और उसके साथ कहा गया है कि किंग को जो अमात्या है उनको केयरफुली सिलेक्ट करना चाहिए, सोच समझकर सिलेक्ट करना चाहिए, जिन पर उसको विश्वास है उसी को सिलेक्ट करना चाहिए। क्यों क्यों और हमेशा नजर बनाए रहना चाहिए उनके कामों पर, क्योंकि अमात्या जो है, मंत्री वो जो है, वो किंग की पावर को कभी भी चैलेंज कर सकते हैं, किसी भी टाइम जो है सत्ता पलट सकते हैं। क्योंकि जो राजा जानता है वो मंत्री भी जानते हैं, क्योंकि मंत्री राजा के साथ ही रहते हैं, तो कभी भी सत्ता पलट सकते हैं, कभी भी जो है किंग की पावर को चैलेंज कर सकते हैं। अगला है बेटा दुर्ग। दुर्ग की बात की जा रही है। दुर्ग का मतलब है किला। पहले लोग किला बनाते थे। किला हिल एरिया में भी हो सकता है, वाटर के एरिया में भी हो सकता है, डिजर्ट में भी हो सकता है, ठीक है ना। किंग को किला का निर्माण करते रहना चाहिए, ऐसा कौटिल्य बता रहे हैं, क्योंकि जो फोर्ट है वो ऑफेंसिव पर्पज और डिफेंसिव पर्पज दोनों में इस्तेमाल किया जा सकता है, अपनी रक्षा के लिए और दुश्मन से लड़ने के लिए भी। अपनी प्रजा की रक्षा के लिए और दुश्मन से लड़ने के लिए दोनों तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। यहां तक अगर बेटा कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं, यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। अगला आता है बेटा जनपद। जनपद का मतलब सिंपल भाषा में होता है टेरिटरी, क्षेत्र, क्षेत्र, ठीक है ना। ये जनपद जो है एक बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होती है, प्रशासनिक इकाई होती है। और सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है? ग्राम, गांव, ग्राम सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई होती है ग्राम, और सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई है जनपद, ठीक है। जनपद में क्या होता है, जो किंग होगा वो वहां के लोगों को एक टेरिटरी उपलब्ध करवाएगा, क्षेत्र उपलब्ध करवाएगा, जहां पर वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज अवेलेबल करवाएगा। और जो लोग क्या करेंगे, वो कंडक्ट ऑफ बिजनेस, अपना बिजनेस वहां पे करेंगे, काम धंधा करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे, ठीक है ना। और किंग का काम लोगों को सही लग रहा है या नहीं लग रहा है उसको चेक करवाने के लिए किंग को स्पाई, स्पाई मतलब समझ रहे हैं, गुप्तचर, सिपाही, स्पाई, गुप्तचर अपने पूरे राज्य में फैलाकर रखने चाहिए,
अपने पूरे राज्य में अपने गुप्तचर फैलाकर रखना चाहिए, जो लोगों के बीच में रहें और लोगों की क्या राय है उसको जाने और राजा को बताएं। क्योंकि अगर लोगों में कोई षड्यंत्र चल रहा होगा, राजा को पता ही नहीं होगा, या राजा ने कोई गलत काम कर दिया है और जनता संतुष्ट नहीं है उस चीज से, तो राजा को कैसे पता चलेगा? तो राजा जो है गुप्तचर इधर उधर फैला के रखते हैं, जिससे उनको प्रॉपर जानकारी मिलता रहे और जो लोग हैं उनका माइंड सेट उनको पता चलता रहे, उनका मूड कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा है, ये पता चलता रहे। तो यहां पर जो स्पाई है, जो गुप्तचर हैं, वो 10 प्रकार के बताए गए हैं। अलग अलग 10 प्रकार के हो सकते हैं, स्टूडेंट हो सकता है, भिखारी हो सकते हैं, साधु हो सकते हैं, कुछ भी, किसी के भी माध्यम से वो ये जानकारी ले सकता है, राजा गुप्तचर रख सकता है उनको। ठीक है ना? अगला देखते हैं, बल। बल तो भाई बहुत पावरफुल है, शक्तिशाली है। इसमें आर्मी की बात की गई है, आर्मी में महत्व दिया गया है, प्रायोरिटी दी गई है, प्रेफरेंस दिया गया है कि क्षत्रिय वर्ग से, क्षत्रिय वर्ण से ही आर्मी होनी चाहिए। लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो आर्मी में अन्य वर्ण के लोग, अन्य वर्ण के लोग भी शामिल किए जा सकते हैं। ठीक है? तो आर्मी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आता है कोष। कोष का मतलब होता है ट्रेजरी। कोष का मतलब होता है ट्रेजरी, पैसा। तो बेटा ट्रेजरी किंग से कहा जाता है कि किंग जो है सफिशिएंट ट्रेजरी मेंटेन करके रखनी चाहिए। किंग के पास सफिशिएंट खजाना होना चाहिए, जो लोगों की और किंग की खुद की जरूरत को तो फुलफिल करे ही, साथ ही साथ आपातकालीन स्थिति में भी वो खजाना काम आ सके, इमरजेंसी सिचुएशन में भी वो खजाना काम आ सके। ठीक है ना? जैसे भारत में होते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, होते हैं ना 3 फंड भारत सरकार के। तो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया होता है, उसमें पैसा जमा किया जाता है, वो इमरजेंसी के समय काम आता है वो पैसा। इंडियन पॉलिटी के अंदर हम पढ़ते हैं। वैसे ही कुछ चीजें हैं यहाँ पर। तो किंग को हमेशा कोष अपना मेंटेन करके रखना चाहिए, जो उसकी और उसकी प्रजा की जरूरतों को तो पूरा करे ही, साथ ही साथ इमरजेंसी के टाइम पर भी वो पैसा काम आए, खजाना काम आए। अगला है बेटा मित्र, लास्ट, मित्र। तो मित्र के बारे में कहा गया है कि फ्रेंड्स हैव अ सिंबॉलिक इंपोर्टेंस। दोस्त अपने आप में एक सिंबॉलिक इंपोर्टेंस है, और अगर मजबूत दोस्त किसी राष्ट्र को मिल जाता है तो वो उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है, और ये जो है राजा की स्ट्रेंथ बन जाते हैं, राजा की मजबूती बन जाते हैं। अगर अच्छा दोस्त मिल जाए तो वो राजा की मजबूती बन जाएंगे, वो राजा को और स्ट्रांग बना देंगे। ठीक है ना? क्योंकि हर देश आज के कंटेंट में अगर देखा जाए तो हर देश चाहता है कि वो किसी स्ट्रांग नेशन का फ्रेंड बन जाए। आज के टाइम पर हर देश चाहता है कि वो किसी मजबूत देश से दोस्ती कर ले। समझ रहे हैं? रूस और यूक्रेन का चल रहा है ना, अमेरिका जापान कुछ बोल रहे हैं, जो यूएन है कुछ बोल रहा है, नाटो का अलग चल रहा है। ठीक है ना? स्पेशल सेशन होगा, इस पे परेशान मत होइए। तो देखिए, तो हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उस कोई स्ट्रांग जो देश है वो उसका दोस्त बन जाए, जिससे वो राजा और मजबूत हो जाए। और अगर अगर हम अपने फ्रेंड को लूज करते जा रहे हैं, अपने दोस्त को खोते जा रहे हैं, और वो दुश्मन में बदलता जा रहा है, तो इससे बड़ी खतरनाक चीज और कोई नहीं है बेटा। क्यों? क्योंकि आज के कंटेस्ट में भी देखने को मिलता है, इंडिया से दूरी बन रही है थोड़ी थोड़ी। किसकी? मालदीव, नेपाल, श्रीलंका की, और वो चाइना की तरफ जा रहे हैं। तो ये इंडिया के लिए चिंता का विषय है, ये इंडिया के लिए जो है चिंता का विषय है। तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है? कमेंट करके जरूर बताइए अगर किसी स्पेशल टॉपिक पर सेशन चाहते हैं तो आप लोग, और सेशन को एक बार शेयर जरूर कर देंगे। और जो भी बच्चे अगर लाइव बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, डिटेल्ड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें 150 घंटे से ज्यादा की क्लास होगी, पीडीएफ में स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, ये सारी चीजें होंगी। अगर लाइव बैच ज्वाइन करना चाहते हैं पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का या यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का, तो स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए हैं उन पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। बैच ऑलरेडी चल रहा है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं आप। ठीक है? तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। फिर कल मिलते हैं। कल हम डिस्कस करेंगे भीष्म पितामह का जो शांति पर्व है वो क्या होता है। इंडियन पॉलिटिकल थॉट के अंदर है भीष्म पितामह का शांति पर्व क्या होता है,
ये कल हम 3:30 बजे डिस्कस करेंगे। तो जो भी बच्चे आज जुड़े हैं वो कल जुड़ जाइए और सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए, जिससे आज जो बच्चे कनेक्ट नहीं हो पाए हैं वो कल कनेक्ट हो जाएं, ठीक है। और जो बच्चे लाइव बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो दिए गए नंबर पर कॉल करके पॉलिटिकल साइंस का लाइव ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।